और ये जो केमिकल बॉन्डिंग है, ये हमारे पास जो है फोर्थ चैप्टर है हमारे सिलेबस में। जो फोर्थ चैप्टर है दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। अब इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास केमिकल बॉन्ड। फर्स्ट टॉपिक है केमिकल बॉन्ड। तो बेसिकली हमारे पास जो एटम, अलग अलग एटम जो है, जैसे हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, अलग अलग एटम जो है आपस में कंबाइन करते हैं किसी एक फोर्स के साथ। एक हाइड्रोजन एटम जो है दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन कर रहा है, इन दोनों के बीच में क्या है, फोर्स। अगर वो फोर्स प्रेजेंट नहीं होगी तो ये एक मॉलिक्यूल नहीं बनाएगा। ये मॉलिक्यूल कब होगा, जब वहां पे एक स्पेसिफिक फोर्स जो है प्रेजेंट होगी। और यही फोर्स जो है, जो दो एटम्स, दो से ज्यादा एटम्स को कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाती है, उसी फोर्स को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। उसको क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड। इस फोर्स को हम बोल रहे हैं केमिकल बॉन्ड। ठीक है जी। तो बेसिकली ये चैप्टर जो है केमिकल बॉन्ड के बारे में है। और उसके अलावा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मतलब बॉन्ड हमारे पास जब एटम्स के बीच में आएगा तो वो क्या बनाएगा, मॉलिक्यूल बनाएगा। तो वो जो मॉलिक्यूल बना उसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसके बारे में जो है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है जी। अपना साथ साथ में नोट डाउन करना है तो आप साथ साथ में नोट डाउन भी कर सकते हैं, अदरवाइज चैप्टर जब कंप्लीट होगा तो इसके नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है जी। फिलहाल आप थोड़ा समझने पे ध्यान देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है जी। केमिकल बॉन्ड था वो क्या था, जो दो या दो से ज्यादा एटम जो when two or more atoms combine together via force। किसी फोर्स के कारण हमारे पास दो या दो से ज्यादा एटम जो है आपस में क्या करके, कंबाइन करके, टू फॉर्म अ सिंगल एंटिटी। एक सिंगल एंटिटी जो है, एंटिटी का मतलब सिंगल स्पीशीज बनाने के लिए हमारे पास दो या दो से ज्यादा एटम जो है आपस में कंबाइन करके वो सिंगल एंटिटी जो बनी, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, मॉलिक्यूल। और जिस फोर्स का यूज करके हमारे पास एटम जो है आपस में कंबाइन किया और उन्होंने मॉलिक्यूल बनाया, उसको हमने क्या बोल दिया, केमिकल बॉन्ड। उसको हमने क्या बोल दिया, केमिकल बॉन्ड। ठीक है जी। अब ये तो हमने देख लिया कि हमारे पास मॉलिक्यूल जो है कैसे बना, या केमिकल बॉन्ड जो है वो क्या चीज है, मतलब फोर्स जो है वो हमारे पास क्या है, केमिकल बॉन्ड। अभी ठीक है, एटम जो है आपस में कंबाइन कर गए, लेकिन एटम्स कंबाइन ही क्यों कर रहे हैं, एटम जो है उनको क्या जरूरत पड़ेगी कंबाइन करने की। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाई डू एटम्स कंबाइन, व्हाई डू एटम्स कंबाइन। एटम्स जो है वो कंबाइन क्यों कर रहे हैं। ठीक है जी। तो सेकंड बात जो हमें ध्यान में देनी है या हमें समझनी है वो क्या है, ये एटम जो है वो कंबाइन क्यों कर रहे हैं। तो बेसिकली जो एटम्स है वो हमारे पास क्यों कंबाइन करते हैं, ये कंसेप्ट जो है, बेसिकली ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो देते हैं लुइस एंड कोसेल। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, इन्होंने नोबल गैसेस ऑब्जर्व करी। इन्होंने क्या किया, जो नोबल गैस के एटम्स थे उनको ऑब्जर्व किया। नोबल गैस के एटम को ऑब्जर्व करने का मतलब है कि जो हमारे पास, जैसे मान लो नियोन, नियोन का एटॉमिक नंबर है 10। अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन में देखता हूं तो क्या आ जाएगी, 1s2 2s2 2p6। तो यहां पे जो वैलेंस शेल है, जो वैलेंस शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 6। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से हम कोई और नोबल गैस उठाते हैं तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट होंगे। और नोबल गैस में
एक करेक्टर था, हर एक नोबल गैस में क्या था, एक स्पेशल करेक्टर था, क्या कि these gases do not form bond. बॉन्ड फॉर्मेशन जो है ये नहीं करते थे, बॉन्ड नहीं बनाते थे। अगर बॉन्ड नहीं बना रहे हैं इसका मतलब इनका कुछ ऐसा करेक्टर था जो क्या है, अलग है बाकी एटम से, जिसकी वजह से ये क्या है, बॉन्ड नहीं बना रहे और बाकी एटम बना रहे हैं। तो बेसिकली वो अलग करेक्टर क्या था कि उनके वैलेंस शेल में कितने थे, 8 इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली लुईस कोसेल ने क्या थ्योराइज किया, लुईस कोसेल ने ये थ्योराइज किया कि एटम्स जो है, एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। एटम्स जो है वो कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल, ताकि क्या हो, सो दैट their valence shell get 8 इलेक्ट्रॉन्स, ताकि वैलेंस शेल में क्या हो सके, 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो आ सके। वैलेंस शेल में क्या हो सके, 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो आ सके। इसलिए हमारे पास जो एटम्स हैं वो आप क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं ताकि उसके वैलेंस शेल में क्या आ जाए, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। अब बेसिकली इसी को बाद में बोला गया ऑक्टेट रूल। इसी को क्या बोला गया, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या है कि एन एटम कंबाइन टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल ऑक्टेट। एक एटम जो है कब कंबाइन करेगा, क्यों कंबाइन करेगा, ताकि वो अपना वैलेंस शेल का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट कर सके, सो एज टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल ऑक्टेट। जिस तरह से हम एग्जांपल की बात करते हैं सोडियम की, सोडियम के वैलेंस शेल में है 11 इलेक्ट्रॉन। सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, उसके पास 11 थे तो कितने रह गए, इसमें कंफिग्रेशन लिख दूं 281 सोडियम की, लेकिन जब Na पॉजिटिव में चला गया तो क्या हो गया 28, तो वैलेंस शेल में कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और यही तो ऑक्टेट रूल बोलता है। ठीक है जी ठीक, होपफुली आपको यहां तक समझ आ गई। कुछ डाउट है तो आप साथ साथ में चैट बॉक्स में जो है बता सकते हैं, कुछ डाउट होगा आपको अगर। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए, अभी हमने देख लिया कि एटम जो है वो कंबाइन क्यों कर रहे हैं, व्हाई डू एटम्स कंबाइन। लेकिन अभी बात आती है कि हाउ डू एटम्स कंबाइन। एटम जो है कंबाइन तो ठीक है कर गए, लेकिन कंबाइन कैसे कर रहे हैं, हाउ डू एटम्स कंबाइन, हाउ डू एटम्स कंबाइन। ठीक है जी, तो अभी बात आती है कि एटम कंबाइन कैसे कर रहे हैं। एटम जो है वो दो तरह से जो है कंबाइन कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो क्या करें, कंप्लीट ट्रांसफर कर दें इलेक्ट्रॉन का। ठीक है जी, या दूसरा तरीका क्या है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको शेयर करके भी हमारे पास जो है एटम जो है कंबाइन कर सकते हैं।
बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या मतलब है, जैसे हमारे पास कोई स्पीशीज है ए, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, और दूसरी स्पीशीज है बी जिसके वैलेंस शेल में लेट्स से 7 इलेक्ट्रॉन। अभी जो ए वाली स्पीशीज है उसके वैलेंस शेल में क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, और वो इलेक्ट्रॉन जब शेयर कर देगा तो उसके वैलेंस शेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। और बी वाला जो है इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इसके पास 8 हो जाएंगे। इसकी एग्जांपल भी देख लो, जैसे मान लो हमारे पास है सोडियम, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 एंड 1, 11 है ना एटॉमिक नंबर, और इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करते हैं क्लोरीन की, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, कॉन्फ़िगरेशन इज 2 8 7। जब एक इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर हो जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा Na पॉजिटिव। यहां पे सोडियम का क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव, एंड Cl का क्या बन जाएगा, नेगेटिव, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन जो है सोडियम का आ गया। तो बेसिकली यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई, 2 8, और यहाँ पे आ गई 2 8 8। तो बेसिकली वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, किससे, सोडियम से क्लोराइड की तरफ। ठीक है, सोडियम से क्लोरीन की तरफ जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया। अब यहाँ पे जब ये आयंस बन गए तो इनके बीच में जो है अट्रैक्टिव फोर्स होती है। वो अट्रैक्टिव फोर्स क्या है, उसी को हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। उसको हम क्या बोलते हैं, आयोनिक या इलेक्ट्रोवेलेंट, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, या हम इसको बोलेंगे आयनिक बॉन्ड, या इसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है जी। तो ये था हमारे पास कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अगर हम बात करते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में हमारे पास जो है शेयरिंग हो सकती है दो तरह से। फर्स्ट है हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, जब शेयरिंग से क्या बने, कोवलेंट बॉन्ड। जैसे मान लो हमारे पास है हाइड्रोजन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा भी हाइड्रोजन है जिसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। इसने भी इलेक्ट्रॉन शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एरो जो है मैं हाफ एरो दिखा रहा हूं। हाफ एरो का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर हुआ है। यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, दोनों ने क्या इलेक्ट्रॉन किए, शेयर किए। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा हाइड्रोजन, और इन दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। हो सकता है बुक में ऐसे लिखा हो। तो यहाँ पे शेयरिंग जो है दोनों ने की है, तो इस तरह की शेयरिंग को क्या बोलते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग। तो यहाँ पे जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से क्या बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है जी। तो H2 मॉलिक्यूल में दोनों हाइड्रोजन जो है उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, हमारे पास बन गया H2 मॉलिक्यूल। इसको हम जो है दो रिप्रेजेंटेशन से लिख सकते हैं, और दोनों की दोनों रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमने आपको जो है बता दी। ठीक है, अभी ये हो गया कोवलेंट बॉन्ड। अभी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है एक तरीका और है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। कैसे, दूसरा तरीका है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट, या इसी को बोलते हैं डेटिव। कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड का क्या मतलब है कि हमारे पास जो एटम्स हैं वो कुछ इस तरह के हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है NH3, इनके पास क्या है, एक लोन पेयर। NH3 के पास क्या है, एक लोन पेयर। इसने क्या किया, एक ऐसी स्पीशीज है, जैसे मान लीजिए हमारे पास है BF3, इसके पास जो है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो बेसिकली NH3 क्या करता है, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इसको इसके साथ शेयर कर रहा है। इसको दिए नहीं है, इसके साथ शेयर किए हैं। तो बेसिकली अब इलेक्ट्रॉन जब इसने NH3 में शेयर कर दिए ये दो, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है BF3 के लिए भी प्रेजेंट है और NH3 के लिए भी प्रेजेंट है।
तो बेसिकली यहां पे ये जो बॉन्ड बना, दिस इज व्हाट, दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इसकी वजह से NH3 का ऑक्टेट जो है वो पहले से कंप्लीट है, वो तो रहेगा कंप्लीट, लेकिन BF3 का ऑक्टेट जो है वो भी कंप्लीट हो गया। ठीक है जी। तो बेसिकली कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड क्या है? बॉन्ड फॉर्म्ड by the sharing of electrons completely by one atom in between two एटम्स। दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर हुए हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन दिए हैं वो सिर्फ एक ही एटम ने दिए हैं, तो वहां पे बॉन्ड कौन सा बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। लेकिन अगर हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन जो है दो अलग अलग एटम ने इक्वली शेयर किए हो, म्यूचुअली शेयर किए हो, तो वहां पे बॉन्ड बनता है कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है जी। होपफुली आपको ये बात जो है, इतनी बात जो है यहाँ पे समझ आ गई होगी। इतना नोट डाउन कर ले। अभी हमने देख लिया कि एटम जो है कैसे कंबाइन कर रहे हैं और क्यों कंबाइन कर रहे हैं, ये भी हमने देख लिया। अभी जो है हमारे पास टॉपिक है, दैट इज लुईस सिंबल्स। नेक्स्ट टॉपिक इज लुईस सिंबल्स। अब लुईस सिंबल क्या है? बेसिकली इसमें दो बातें ध्यान रखनी है लुईस सिंबल लिखते समय। पहली क्या? पहले आपको पता होना चाहिए सिंबल ऑफ एलिमेंट। एक एलिमेंट का क्या सिंबल है वो आपको पता हो। दूसरा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, एक एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। इस तरह से ये दो चीजें हमें पता होंगी तो लुईस सिंबल जो है हम इजीली लिख पाएंगे। तो बेसिकली देखिए, जैसे मान लो अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन का सिंबल है H, और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। देखिए कैसे, एटॉमिक नंबर 1 है, कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी 1s1, तो इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका सिंबल आ जाएगा कुछ ऐसा। ठीक है जी। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये भी लुईस सिंबल है, ये भी लुईस सिंबल। अगर मैं बात करता हूं हीलियम की, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी 1s2, तो इसका लुईस सिंबल जो है आएगा ऐसा, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। यहां पे डॉट और क्रॉस जो है वो क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तरह। ठीक है जी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है लिथियम, एटॉमिक नंबर इज 3, कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी 1s2 2s1, 1s2 2s1। अभी यहाँ पे 2s में एक इलेक्ट्रॉन है, सेकंड ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो बेसिकली जो सिंबल आएगा लिथियम का, लुईस सिंबल आ जाएगा ऐसा। ये इसको लिख सकते हो लिथियम, यहां लगा दो, आपकी इच्छा है, कहीं भी लगा सकते हो, मतलब एटम के अराउंड लगाना है, लेकिन लगा कहीं भी सकते हो, ऊपर लगा सकते हो, नीचे लगा सकते हो, या साइड में लगा सकते हो, वो आपकी इच्छा है। ठीक। इसी तरह से मानिए हमारे पास है ऑक्सीजन, हमारे पास है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है हमारे पास 8, कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी 1s2 2s2 2p4। अब यहां पे अगर हम देखते हैं कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो बेसिकली यहां पे ऑर्बिट दो है। एक तो फर्स्ट ऑर्बिट है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन 1s2, और सेकंड ऑर्बिट है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 और 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो बेसिकली ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने हुए? 6 इलेक्ट्रॉन हुए। तो इसका सिंबल कैसे बनेगा? 1 2 3 4 5 और 6। दिस इज द लुईस सिंबल फॉर ऑक्सीजन। ठीक है जी। इसी तरह से मान लीजिए हमारे पास है फ्लोरीन। फ्लोरीन के वैलेंस शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के वैलेंस शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2
3, 4, 5, 6 और 7। दिस विल बी द लुईस सिंबल फॉर फ्लोरीन एटम। ठीक है जी, होपफुली आपको जो सिंबल्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। कुछ डाउट है तो बोलिए, अगर क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए कि क्लियर है, फिर हम आगे करें। अगर क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए कि क्लियर है, फिर हम आगे चलें। ठीक है सर, ओके। अच्छा जी, अभी इस चैप्टर में वैसे तो हमारे पास जो है केमिकल बॉन्ड के बारे में है, तो बेसिकली हम जो है आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड जो है उसको अकेला अकेला भी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है आयनिक बॉन्ड। फर्स्ट वन वी हैव आयनिक बॉन्ड, और आयनिक बॉन्ड को ही इलेक्ट्रोवेलेंट आयनिक बॉन्ड को ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड क्या है? अभी देखा हमने कि एक एटम है जिसने अपने इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीट ट्रांसफर कर दिए, बिल्कुल दे दिए किसी दूसरे एटम को, ताकि दोनों का क्या हो सके, ऑक्टेट जो है कंप्लीट हो सके। तो यहां पे सोडियम का था 281 और यहां पे था 2, 8 एंड 7। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए बन गया Na पॉजिटिव, कन्फिग्रेशन आ गई 2, 8, वैलेंस शेल में आ गया 8 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन जो है उसके वैलेंस शेल में आ गए 8 इलेक्ट्रॉन, 2, 8, 8, वैलेंस शेल में कितने आ गए? 8। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसने क्या है, सोडियम का लिया है, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगी उसको हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है? आयनिक बॉन्ड। ठीक है जी, तो हमें जो है इंटरेक्शन समझनी है कि कैसे कैसे इंटरेक्शन हो रही है। तो जैसे NaCl का केस लिया हमने, इसी तरह से मान लीजिए हमारे पास है कैल्शियम फ्लोराइड है, लेट्स से CaF2, ये था हमारे पास NaCl। अभी मान लेते हैं हमारे पास है CaF2, कैल्शियम फ्लोराइड। तो कैल्शियम फ्लोराइड में जो कैल्शियम है, कैल्शियम जो है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे होता है, 20 एटॉमिक नंबर है कैल्शियम का। अगर हम फ्लोरीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन के वैलेंस शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन, यहां पे है 2, फ्लोरीन के वैलेंस शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन, 9 एटॉमिक नंबर है। ऐसे इसी तरह से एक और फ्लोरीन है जिसके वैलेंस शेल में कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 7। अब क्योंकि कैल्शियम जो है उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है जब डोनेट कर पाएगा तभी उसके वैलेंस शेल में क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इस फ्लोरीन को और दूसरा इलेक्ट्रॉन दे दिया इस फ्लोरीन को। ये इलेक्ट्रॉन चले गए, उसके वैलेंस शेल में कितने आ गए? 8। तो बेसिकली हमारे पास क्या बन गया? हमारे पास बन गया Ca, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो 2 पॉजिटिव, कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इसके ऊपर क्या आ गया? कैल्शियम 2 पॉजिटिव, कन्फिग्रेशन आ गई 2, 8, 8। और फ्लोराइड जो थे उसने एक इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस शेल में आ गया 2, 8। दूसरा फ्लोराइड जो था उसके वैलेंस शेल में भी 7 थे, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, आ गया 2 और 8। तो बेसिकली यहां पे क्या बन गया? यहां हमारे पास बन गया Ca2 पॉजिटिव एंड F नेगेटिव, जो कि कितने हैं? 2 है। तो इसलिए फॉर्मूला इसका क्या है? CaF2। यह वजह है कि हमारे पास फॉर्मूला कैल्शियम फ्लोराइड का क्या है? CaF2। ठीक है जी, इसी तरह से एक एग्जांपल और देखिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास है
मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एटॉमिक नंबर इज 12, इसके वैलेंस शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, वैलेंस शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो क्या करेगा? ऑक्सीजन जो है उसके वैलेंस शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन, तो बेसिकली यहां पे इलेक्ट्रॉन जो है ये ट्रांसफर हो जाएगा और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो भी ट्रांसफर हो जाएगा। तो क्योंकि मैग्नीशियम ने जो है दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर कर दिए, तो यहां पे आ जाएगा मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे आ जाएगा 2 नेगेटिव चार्ज। अब क्योंकि 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव बन गया, इनके ऊपर जो चार्जेस है उनकी वजह से इनके बीच में क्या होती है? अट्रैक्टिव फोर्सेज होती है, और इस अट्रैक्टिव फोर्स को क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है जी। एक छोटी सी बात और ध्यान रखें, क्योंकि मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव है, क्योंकि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो एक मैग्नीशियम एक ऑक्सीजन को जो है न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो इसलिए फॉर्मूला क्या है? Mg को। ये वजह है कि हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? Mg। ठीक है जी। इसी तरह से देखिए एक लास्ट एग्जांपल और है। जैसे मान लो हमारे पास है AlCl3, जो एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन है 2, 8 एंड 3, और क्लोरीन जो है उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो क्या किया? एल्यूमिनियम के वास्ते 3 इलेक्ट्रॉन, एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, तो एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसके आ गया 3 पॉजिटिव। लेकिन क्लोरीन जो था उन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो यहाँ पे हमारे पास Cl नेगेटिव है, लेकिन क्लोरीन है कितने? 3 है, इसलिए फॉर्मूला क्या आ गया? AlCl3। ठीक है जी। तो यहां से आपको ये भी आइडिया हो रहा होगा कि हमारे पास फॉर्मूला जो है वो कैसे बनता है, या किसी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला जो है कैसे लिखा जाता है। ठीक है जी। अभी ये हमने देख लिया कि हमारे पास इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड क्या है और कैसे बना। अब यहां से एक टर्म निकल के आती है इलेक्ट्रोवैलेंसी। हमारे पास एक टर्म है आयनिक बॉन्ड के अंदर ही, द टर्म इज इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है कि एक एटम जो है उसने कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर किए या ट्रांसफर किए, या उसने गेन किए या किसी को दिए। एक एटम जो है उसने किसी से कितने इलेक्ट्रॉन लिए या किसी को कितने इलेक्ट्रॉन दिए, कब? जब वो आयनिक बॉन्ड बना रहा था। एक एटम जो है, जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम ने जब आयनिक बॉन्ड बनाया तो उसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 3 इलेक्ट्रॉन दिए, तो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना आ गया? 3। अगर हम इन क्लोरीन्स की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए? 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना? 1। उसी तरह से इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना? 1। उसी तरह से इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना? 1। इसी तरह से अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में जो मैग्नीशियम है उसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए थे? 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना आ गया? 2। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना आ गया? 2, क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन कितने लिए थे? 2 इलेक्ट्रॉन लिए थे। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंसी है, जो आयनिक बॉन्ड के विद रिस्पेक्ट टू जो है काम करती है। इसी तरह से जब हम कोवैलेंट बॉन्ड देखेंगे तो वहां पे हम टर्म देखेंगे कोवैलेंसी। ठीक है जी। थैंक यू।